एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मान में। तो आज हम लोग बीपीएसआई, बीपी, एएसआई जो कि 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, 22 जुलाई 2026 को। उसमें फिजिक्स का वेटेज 60 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का। तो हम लोग फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो विस्थापन होता है क्या, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो डिस्टेंस जो है वह समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर जा रहा है, फिर दूसरा सेकेंड में भी 5 मीटर जा रहा है, तो इस तरह क्या हो गया कि एक समान चाल से चल रही है। तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो चाल में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब वेग और विस्थापन और समय अंतराल में वेग, विस्थापन और तथा समय में क्या संबंध है? तो v इक्वल टू होता है ds/dt, यानी वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। 5 नंबर देखिए। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है v प्लस u बाई 2, दोनों का एवरेज लेते हैं तो हम लोग 2 से भाग डिवीजन कर देते हैं तो औसत वेग निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोई वस्तु पटना से रांची आता है, यहाँ से जैसे पटना से रांची गया, फिर रांची से फिर पटना आ गया, तो पुनः रांची से पटना वापस आ गया, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या हो गया? तो टोटल विस्थापन 0 हो गया, यानी जहाँ से शुरू किया फिर वहीं पर आ गया। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 0 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यानी जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो h हाइट ग्रहण करता है, फिर वही h हाइट से नीचे आता है, तो इस तरह डिस्टेंस हो गया 2h, यानी दूरी हो गया टोटल 2h, यानी ऊंचाई पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 2h हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो दोलनी गति कहते हैं। वही एक ही जगह पर रहता है, आगे पीछे रहता है, तो दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई वस्तु समान गति से चलती है तब उसके दूरी समय ग्राफ की आकृति होगा एक सरल रेखा। 9 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर त्वरण से गतिमान वस्तु, त्वरण नहीं होता यहाँ पे, मंदन होता, तभी मंदन तो समय क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, यानी 24 दिया हुआ है, 24/t निकालने के लिए बोला जा रहा है, और a दिया हुआ है 4 इक्वल टू 24 और t, तो 4 6 के 24, यानी 6 हो गया। t इक्वल टू हो गया 6, तो 6 सेकेंड के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग, एक समान त्वरण है और वस्तु का वेग, तो यह बढ़ता हुआ चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या यह संभव है कि विस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी 0 ना हो? हाँ, यह संभव है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि यह पटना से रांची गया था, फिर रांची से फिर वहाँ आ गया, तो विस्थापन 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कवर हुआ टोटल, तो पटना से रांची से पटना से रांची। अब क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों की चाल मापने के लिए कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो वाहनों की चाल यानी स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर यूज करते हैं, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर यूज करते हैं।
अब कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है मतलब कौन सी अदिश राशि है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि ढूंढिए। तो इसमें क्या हो गया, तो द्रव्यमान में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है अदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि कौन सा है। अदिश राशि इसमें पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें अदिश राशि ऊर्जा है, अदिश राशि ऊर्जा है, अदिश राशि 15 का हो गया ए नंबर, 15 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी अदिश, कौन सी राशि अदिश है, इसमें पूछा जा रहा है अदिश कौन सी है। तो अदिश इसमें आयतन है, आयतन अदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी फिर से अदिश ही पूछा जा रहा है, तो आयतन अदिश है। अब कौन सी राशि सदिश है, यानी सदिश में वो का देखिए इसमें ट्रिक है थोड़ा सा कि वो ज़्यादा लगा रहता है वही सदिश होता है। देखिए सदिश वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, यानी व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। देखिए घनत्व व्युत्पन्न राशि है, आयतन भी व्युत्पन्न राशि है, द्रव्य चाल भी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन द्रव्यमान ये तो भौतिक यानी ये है आधारी मात्रक है, आधारी मात्रक 7 है। अब त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है v-u/t, इसका आंसर हो जाएगा सी v-u/t, 20 का सी। अब 21 नंबर देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात यानी संवेग मोमेंटम इक्वल टू होता है p इक्वल टू होता है mv और वेलोसिटी v, ये दोनों कट गया v से v तो m आ गया। तो संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगा, तो हो गया इसका 21 का सी मास। अब जड़त्व का गुण क्या है, तो प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसका वेग हमेशा वृद्धि होता है, अभी हम लोग देख लिए, तो 23 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, गति के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो F इक्वल टू ma, तो बल पता है F इक्वल टू होता है ma। देखिए मास भी पता है, F भी पता है, तो इससे एक्सेलरेशन निकलेगा, तो 24 का C हो जाएगा इसका आंसर, 24 का C। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोला जा है कि यदि गति करने के लिए 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन लगा जाए, F इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma, तो 1 बराबर 1 a, तो a निकलेगा यहाँ, a बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न वस्तु तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार त्वरित वस्तु वह जड़त्व के समानुपाती होता है और बल पर लगे समानुपाती होता है। जब कोई वस्तु F इक्वल टू ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इसका आंसर हो जाएगा पर लगे बल के आयतन। अब 27 नंबर बोला जा रहा है, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान यानी F इक्वल टू ma यहाँ दिया हुआ है, F इक्वल टू ma ये फॉर्मूला लगेगा 0.6 इंटू 0.808, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 48, 0.48 न्यूटन, 0.48 न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो 10 ग्राम इसको हम मास में केजी में चेंज करेंगे तो 0.01 हो जाएगा और एक्सेलरेशन से गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08, ये निकलेगा हमारा फोर्स, यानी फोर्स इतना आ गया। अब दूसरा देखते हैं, 20 ग्राम है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, जब चेंज करते हैं 0.02 इंटू और b का कितना है एक्सेलरेशन 5, ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात आया कि वस्तु b का बल ज़्यादा बड़ा है, तो a की अपेक्षा b पर बड़ा बल लगता है, 28 का b। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी द्रव्यमान m
और भी, m और v का समवेग प्राप्त होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मोमेंटम इक्वल टू हो गया m इंटू वी। तो 28 का 29 का डी, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका समवेग हो जाएगा, यानी हम p इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू जानते हैं m भी होता है और v को हम आधा कर रहे हैं तो मोमेंटम भी आधा हो जाएगा। 30 का ए, मोमेंटम आधा। 31 का देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जब किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूरी चलने के बाद वह रुक जाती है तो रुकने की धीमी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लेबाज ने गेंद पर्याप्त वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, तो 32 का हो जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, वस्तु कहाँ स्थित है उससे, यानी वस्तु के द्रव्यमान से, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान से। 33 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा। अब मास जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, तो रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया कि बल को होता है, तो बल में परिणाम और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बल का 36 नंबर, बल का एसआई मात्रक होता है, बल न्यूटन एसआई मात्रक होता है बल का। अब कौन सा सही समीकरण है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मास और एक्सेलरेशन, ये हो गया सी नंबर, 37 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि F परिणाम का बल m और द्रव्यमान F इक्वल टू ma होता है, तो ma होता है, और जब हम a निकालेंगे तो F बटा m, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ से निकल के आ रहा है डायरेक्ट। और 39 देखिए, किन दो राशियों का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है, यानी मास और भी, यानी संवेग और आवेग, 39 का हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को किस राशि द्वारा सूचित करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को तो आवेग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होता आवेग। अगर आवेग ऑप्शन में रहता तो आवेग लगाते हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 और u2, टक्कर के बाद वस्तु का वेग v1 और v2 है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं तो नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन में प्लस कर लीजिए इसको, प्लस, तो 41 का सी हो जाएगा। अब बंदूक का प्रतिक्षेप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बंदूक का तो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। 42 का हो गया बी नंबर, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, तो वस्तु का संवेग होगा तो 0.5 mv यानी ms, यानी 0.5 kg ms, ए नंबर होगा, 43 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को अभी हम लोग देख लिए, मास होता है। 45, किसी वस्तु की किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम कहता है, तो 45 का ए नंबर हो जाएगा, 45 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 46 का हो गया बी। तो F इक्वल टू ma से सब कुछ पता चल रहा है, ये फॉर्मूला से कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब 47 नंबर बोल रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न वस्तुओं पर होना चाहिए। अब 48 नंबर बोल रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत क्रिया के, ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। जल में तैरना न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार संभव है।
अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि यह जड़त्व का गैलीलियो का नियम कहेगा। तो पहले नियम गैलीलियो पर आधारित है। 50 का हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, बल की परिभाषा, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला आता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एकसमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व कहते हैं। 52 का हो गया बी। न्यूटन के पहले नियम का नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53-54 हो गया। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण होता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों द्वारा आरोपित बल। 54 का डी। अब 55 नंबर देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जाता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अब 56 देख, तो 55 का हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो 56 का सी हो गया, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने लगता है, जड़त्व विश्राम का जड़त्व होता है ये। तो 57 का सी। क्रिकेट पर खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आती है। 58 के, ये अभी ऑप्शन के अनुसार यही सटीक होगा। बल का गुणनफल होता है m इंटू ए, भार यानी मास इंटू त्वरण। तो 59 का हो गया बी। किसी कालीन की सफाई के लिए उस पर छड़ी से पीटा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम। 61 नंबर कह रहा है कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग बढ़ता हुआ जाएगा। ये भी हम लोग पीछे भी देख लिए। एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं तो ए का अपेक्षिक वेग बी यानी उस वही होगा, दोनों का सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ए भी सेम स्पीड से जा रहा है और बी भी सेम स्पीड से जा रहा है, ए को लगेगा कि बी 0 स्पीड से है, तो शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शीशे की एक गोली दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाती है। एक टकराकर द्रव्यमान के टेनिस के समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है। तो सही उत्तर होगा इसमें देखते हैं शीशे की गोली समवेग में टेनिस की अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होगा। 63 का हो गया, 63 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एक जेट इंजन काम करता है, काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। एक जेट इंजन काम करता है, तो इसका हो गया रेखीय संवेग संरक्षण पर। 65 का देखते हैं। कण की गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जा सकती है उसके संवेग से कण की गति। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बल का एसआई मात्रक 1 न्यूटन इक्वल टू होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन के। तो 66 का भी। जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो उसका क्या होता है? कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो गया सी। इस तरह से हम लोग मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन का ऑब्जेक्टिव देख लिए दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। यह BPASI के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।